हेलो इंग्लिश लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे एक और प्रैक्टिस सेशन में। ये थॉट ग्रुप की प्रैक्टिस नंबर सेकेंड है, सेकेंड वीडियो फॉर थॉट ग्रुप प्रैक्टिस। और हमने अभी तक 3 थॉट ग्रुप्स पढ़े हैं। आज चौथा थॉट ग्रुप हम पढ़ेंगे। जो तीसरा थॉट ग्रुप हमने पढ़ा था वो था आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो जो चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं थॉट ग्रुप, वो बिल्कुल इसी थॉट ग्रुप पे बेस्ड है। चौथा थॉट ग्रुप होगा हमारा आर्टिकल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और उसमें जुड़ेगा ING, है ना, प्लस आपका नाउन। ये जो वर्ब का बेस फॉर्म है उसमें ING है, वो वर्ब के 5 रूपों में से एक है। इसे वर्ब का 5वां रूप भी बोलते हैं और इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी जानते हैं। अब ये पार्टिसिपल क्या होते हैं तो मैं आपको बताऊं। पार्टिसिपल आर एक्चुअली फॉर्म ऑफ वर्ब्स विच आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, यानी कि ये एक्चुअली वर्ब का वो रूप है जो एडजेक्टिव के रूप में, यानी एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में ये यूज हो रहा होगा। यानी कि ये जो वर्ब प्लस ING है, ये वाला पर्टिकुलर टर्म वो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक वर्ब एक विशेषण यानी एक क्रिया कैसे एक विशेषण के रूप में कार्य करती है और कैसे वो अपने आगे आने वाले नाउन को कैसे क्वालिफाई करती है। आर्टिकल्स आपको पता है ए एंड द होते हैं और वर्ब प्लस ING के बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। रनिंग नोज, रनिंग रोज। आपने देखा यहाँ पे रन एक वर्ब है और इसका बेस फॉर्म में हमने ING ऐड कर दिया। तो रनिंग नोज इसका एक मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बहती हुई नाक। और ये जो आर्टिकल है इसका मतलब है एक बहती हुई नाक। ये तो खैर एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं जिनमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन तैयार होता है। ये प्रैक्टिस सेशन वीडियो है जो आपके साथ YouTube पे साझा की जाती हैं। आप चाहें तो हमारे लाइव क्लासेस का भी हिस्सा बन सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की मदद से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम इस पर्टिकुलर थॉट ग्रुप के बेसिस पे कुछ और एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल जो हमारा था रनिंग नोज, उसके जगह हम अगर यहाँ पे कर दें काउ, अ रनिंग काउ, इसका मतलब हो जाएगा रनिंग काउ यानी दौड़ती हुई गाय। अगर आपने बचपन में या कभी भी टेंस पढ़ा हो और आपको पता हो कि वर्ब में जब भी ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, इसका मतलब कि वो क्रिया हो रही होती है, क्रिया खत्म नहीं हुई होती। यानी अ रनिंग काउ यानी ये जो गाय है, ये जो दौड़ रही है गाय, ये अभी क्रिया जारी है, दौड़ने की क्रिया इसकी जारी है। तो अ रनिंग काउ का मतलब हो जाता है एक दौड़ती हुई गाय। अब देखिए गाय हमारी नाउन है। अब इस पर्टिकुलर जो गाय है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो दौड़ने वाली है, दौड़ती हुई है। यानी कि ये दौड़ती हुई जो शब्द आया है, यानी ये जो वर्ब है वो एक्चुअली वर्ब का वह रूप है जो
विशेषण के रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। हो सकता है बात कई गायों की हो रही हो, उनमें से कोई एक गाय ऐसी है जो दौड़ रही होगी, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी ये दौड़ना यहाँ पे उसका विशेषता है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अ रनिंग बस, आई होप आपको समझ में आया होगा। हिंदी आप खुद से कर सकते हैं। एक दौड़ती हुई या दौड़ती हुई बस, या दौड़ रही बस भी बोल सकते हैं। फिर अ ब्लूमिंग बर्ड। देखिए, बड मतलब होता है कली, फूल जो फ्लावर होता है ना, वो पहले बड होता है, फिर वो जब ब्लूम करता है वो फ्लावर बन जाता है, यानी कली। और ब्लूम मतलब होता है खिलना, ब्लूमिंग मतलब खिलता हुआ या खिल रहा। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक खिलता हुआ कली। हिंदी ग्रामर पे माइंड नहीं कीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली खिलती हुई कली होनी चाहिए थी, है ना। अ ब्लूमिंग बर्ड, एक खिलता हुआ कली या खिलता हुआ फूल भी बोल सकते हैं आप, एक खिलती हुई कली, अ ब्लूमिंग बर्ड। देन हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अ फ्लाइंग बर्ड, यानी एक उड़ती हुई चिड़िया। अब इस पे बेसिस आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से भी बना सकते हैं। मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो भी एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ उन्हें प्लीज़ आप मेरे साथ साथ बोलें, रिसाइट करें, इन्हें डेली प्रैक्टिस करें। एक्चुअली ये जो थॉट ग्रुप्स हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इन्हें मेमोराइज किया, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की ना, ये बहुत ही अच्छे टाइम पे आपके दिमाग में ये फ्लैश करेंगे और आप अंग्रेजी बोलने में बहुत ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस थॉट ग्रुप पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मैं समझ सकता हूँ कि आप अंग्रेजी, आपको सारी ग्रामर रूल मालूम है, ट्रांसलेशंस आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब भी आपको जब बोलना होता है तब जो एग्जैक्ट वर्ड या एग्जैक्ट थॉट ग्रुप है वो सही समय पे याद नहीं आता और आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपने अपने थॉट ग्रुप्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एक जो भी थॉट ग्रुप्स, आप जिस भी तरह के थॉट ग्रुप्स मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उन पे बहुत ज़्यादा आप मेहनत करें, उनको आप मेमोराइज करें, है ना। तो अ फ्लाइंग बर्ड यानी एक उड़ने वाली चिड़िया। अभी उड़ने वाली चिड़िया या उड़ती हुई चिड़िया भी बोल सकते हैं आप इन्हें, है ना। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अ सिटिंग बर्ड, यहां क्या हो जाएगा हिंदी, एक बैठ रही या बैठी हुई, देखिए क्रिया जारी है, बैठी हुई या बैठ रही चिड़िया, है ना, एक बैठी हुई चिड़िया। ऐसे ही अ स्लीपिंग कैट, इसका हिंदी तो आप बता ही सकते हैं, एक सो रही या सोती हुई बिल्ली। देन अब देखिए, अ हमने काफी देर से यूज किया है, अब यहां पे हम द लगाते हैं। द बर्निंग, अच्छा आपने बहुत सुना होगा द बर्निंग ट्रेन, एक मूवी थी द बर्निंग ट्रेन, यानी कभी कभी एक्चुअली वह द का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम कभी कभी द का तीन मतलब निकाल सकते हैं हिंदी में। द के तीन मतलब हो सकते हैं, जो, वो या को। तो यहां पे हमने वो लिख लिया, वो जलती हुई
ट्रेन या रेलगाड़ी, मैं यहाँ पे ट्रेन ही लिख देता हूँ, है ना, वो जलती हुई ट्रेन। अच्छा, अगर ट्रेन की जगह पे हमने यहाँ पे हाउस लिखा होता तो क्या हो जाता? सेम, द बर्निंग हाउस, वो जलता हुआ घर या आशियान। आई होप आप लोग बहुत ध्यान से इसे देख रहे होंगे और मेरे साथ साथ इसको रिसाइट भी कर रहे होंगे, आप इसे बोल भी रहे होंगे। जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं, जो भी मैं इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में बोलूं, उसे फटाफट राइट अवे आपको उसके अपोजिट लैंग्वेज में, अगर मैंने हिंदी में कुछ बोला उसको राइट अवे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अगर मैंने इंग्लिश में कुछ बोला और लिख रहा हूं तो आपसे राइट अवे हिंदी में बोलें। बोलने से ही बोलना आएगा आपको, है ना। सिटिंग बर्ड देख लिया आपने, द बर्निंग ट्रेन देख लिया, द बर्निंग हाउस देख लिया। फिर अगर हम कहें बहुत ज़्यादा फेयरनेस क्रीम्स का एग्जाम्पल, आप फेयरनेस क्रीम अगर लगाते होंगे तो वो बोलते हैं ना, अ ग्लोइंग फेस, यानी एक चमकता हुआ, इसका मतलब कि चेहरा चमक रहा है, चेहरा, अ ग्लोइंग फेस, चमकता हुआ चेहरा। अगर हम फेस के जगह स्किन लिखते हैं तो एक चमकता हुआ चमड़ा, चमड़ा भी हो सकता है, त्वचा भी होता है स्किन का मतलब, है ना। तो चमकती हुई त्वचा, देखते हैं ना बहुत सारे फेयरनेस क्रीम्स आते हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं कि आप उन्हें यूज करेंगे तो आपका जो फेस है चाहे स्किन है वो काफी ज्यादा ग्लो करेगा। तो ग्लोइंग फेस, एक चमकता हुआ चेहरा, यानी वो चमकने की क्रिया है वो जारी है, चल रही है। देन कुछ और एग्जाम्पल, अ डूमिंग डे। डूमिंग का एक्चुअली मतलब होता है अस्त होना, यानी खत्म होना, बर्बाद होना। इसका सिंपल सा डूमिंग डे का मतलब हो जाएगा कि कयामत का दिन, या एक दिन जो अस्त हो रहा है ना। तो आप इसे बोल सकते हैं डूमिंग डे, कयामत का दिन भी बोल सकते हैं, या डूब रहा दिन भी बोल सकते हैं, या डूबता हुआ दिन, या कयामत का दिन, है ना, इसे बोल सकते हैं। डूबता हुआ दिन यानी किसी का दिन डूब रहा है, दिन ढल रहा है, अ डूमिंग डे। ओके, देन कुछ और हैं एग्जाम्पल्स, आपने बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ में देखा ही होगा, द लाफिंग बुद्धा। बुद्धा, ये बुढ़ा मत समझ लीजिएगा, लाफिंग बुद्धा आपको खरीदने पे मिल जाता है मार्केट में। उसे माना जाता है कि घर में रखने से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पैरिटी आती है, हैप्पीनेस होता है, हार्मनी का माहौल रहता है ना। तो द लाफिंग बुद्धा यानी हंसता हुआ बुद्धा। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। द लाफिंग बुद्धा हमने देखा, अगर द लाफिंग बुद्धा की जगह हमने लिखा होता द लाफिंग फेस, यानी हंसता हंसता हुआ चेहरा। आई होप इस पर्टिकुलर थॉट ग्रुप का अच्छा खासा हमने एग्जाम्पल देख लिया है। इसी पर्टिकुलर थॉट ग्रुप का एक दूसरा मतलब भी होता है ना, जो आप आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में, सेम थॉट ग्रुप पे डिफरेंट मीनिंग वाले हम फ्रेजेस देखेंगे या थॉट ग्रुप्स देखेंगे। वेटिंग हॉल या रूम भी बोलते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे होते हैं, वहाँ एक वेटिंग रूम होता है, लॉन्च होता है। तो
उन्हें भी अ वेटिंग हॉल, इसका मतलब होता है एक इंतजार करने वाला कक्ष। से प्रतीक्षालय भी बोलते हैं, है ना, जहां पे जाके आप प्रतीक्षा करते हैं, है ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो क्रिया हो रही है वो इस पर्टिकुलर जो भी थिंग है, जो भी नाउन है, उसको यूज करके हो रही है ना। यानी दिस नाउन इज बीइंग यूज्ड टू डू दिस वर्ब। यहाँ पे ये जो वेटिंग है ना, ये एग्जेक्टिव के रूप में नहीं आया है, ये यहाँ पे आपका वर्ब के फॉर्म में आया है, वर्ब का भी सेंस दे रहा है, वेटिंग हॉल यानी इंतजार करने वाला कक्ष। अब कुछ और एग्जाम्पल्स इनके देखेंगे, है ना। अ स्विमिंग पूल यानी कि एक तैरने वाला पूल, है ना, यानी कि एक ऐसा पूल जिसमें तैरा जाता है, अ स्विमिंग पूल, है ना। कई तरह के पूल होते हैं ना, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पूल है वो स्विमिंग पूल है ना, उसे बताने के लिए आप कहते हैं स्विमिंग पूल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। किलिंग मशीन, आपने बहुत सुना होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि ही इज अ किलिंग मशीन, यानी वो मार देने वाला इंसान है या मशीन है, यानी ऐसी वो ऐसा दरिंदा है जो जिसके सामने जो आता है उसको मार देता है, यानी ऐसी चीज, ऐसा मशीन जो मारने का काम करती हो, किलिंग मशीन। यानी एक, इसको थोड़ा और स्पेसिफिकली समझेंगे, किल का मतलब होता है जान से मारना, है ना, जान से, यानी कि एक जान से मारने वाली मशीन, जान से मारने वाली मशीन, अ किलिंग मशीन। अ विनिंग पार्टी, एक और एग्जांपल देखेंगे, अ विनिंग पार्टी। अभी आपने देखा रिसेंटली इलेक्शंस हुए, उसमें अ विनिंग पार्टी कौन था, वो थी बीजेपी, नेशनल लेवल पे, है ना। मतलब नेशनल लेवल पे भी देखा आपने, और आपके यूपी में स्टेट लेवल पे भी देखा, है ना। तो बीजेपी इज अ विनिंग पार्टी, जब हम एग्जांपल में बोल सकते हैं बीजेपी इज अ विनिंग पार्टी, एक जीतने वाला, एक जीतने वाली पार्टी, है ना, विनिंग पार्टी। अच्छा, पार्टी की जगह हम टीम कह दें तो इसका मतलब एक जीतने वाली टीम, यानी एक ऐसी टीम जो जीतती ही है ना, या जीती हुई टीम, ठीक है, ऐसी टीम जो जीतती है, उसकी हैबिट है ना। ऐसे ही एक विनिंग पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो जीतती है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। आपने सुना होगा वर्किंग लेडी, यानी एक ऐसी औरत जो कामकाजी है ना, एक लेडी जो वर्किंग है, यानी एक काम वाली मत बोलीजिएगा, काम काजी बोलिएगा, काम काजी औरत। काम वाली और काम काजी में काफी अंतर हो जाता है ना। अ वर्किंग लेडी एक कामकाजी औरत, यानी कोई ऐसी औरत जो वर्किंग हो, काम करती हो, कहीं जॉब करती हो, है ना। आपने सुना होगा ना कि माई मदर इज अ हाउस वाइफ, माई मदर इज अ वर्किंग लेडी, है ना। तो ये चीज वाली बात, अ वर्किंग लेडी। देन आपका, अच्छा आपने देखा
फिर एन इंस्पायरिंग स्टोरी। अच्छा यहाँ देखिए, ए इंस्पायरिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि ए के बाद आई है, ये वॉवल है। ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाला शब्द अगर है और उसका अगर प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण अगर वॉवल से हो रहा है तो यहाँ पे एन हो जाएगा। तो एन इंस्पायरिंग स्टोरी यानी एक प्रेरणा देने वाली कहानी। जरूरी नहीं कि इनका जो हिंदी में अनुवाद मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसा ही हो, है ना। हम इसको ये भी कह सकते हैं, एक प्रेरणादायक भी बोल सकते हैं, मतलब वही होगा, है ना। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मतलब वही होगा, सेंस वही होगा, और पूरी की पूरी इंग्लिश सेंस पे चलती है ना। तो एन इंस्पायरिंग स्टोरी एक प्रेरणादायक कहानी या एक प्रेरणा देने वाली कहानी, है ना। इसी तरह से अभी मैं जिस पे लिख रहा हूं तो वो हो सकता है अ राइटिंग पैड, यानी एक लिखने वाला या वाली तख्ती। पैड का मतलब तख्ती होता है, तख्त या तख्ती या पैड भी बोल सकते हैं आप, है ना। अच्छा, इंस्पायरिंग आपने देखा, एंड एस्पायरिंग, इंस्पायरिंग और एस्पायरिंग में डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। IAS, देखो इंस्पायरिंग मतलब जो प्रेरणा देता हो, एस्पायरिंग मतलब जो बनना चाहता हो, है ना, किसी चीज से प्रेरणा लेता हो, है ना। तो एन एस्पायरिंग, एस्पायर टू बी, एस्पायरिंग मतलब एस्पायर टू बी, कुछ बनने की चाहत रखने वाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन एस्पायरिंग IAS एक IAS बनने की चाहत रखने वाला, यानी एक IAS बनना चाहने वाला, है ना, एस्पायरिंग। मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको इस किसी भी नए वर्ड का एक कंप्लीट सेंस समझा पाऊं, है ना। एन एस्पायरिंग IAS एक IAS बनने की चाहत रखने वाला। एस्पायरिंग का मतलब होता है किसी चीज की चाहत रखना, है ना। ओके, देन आप एक और एग्जांपल देखें, अ वॉशिंग पाउडर। आपने सुना होगा ना वॉशिंग पाउडर, निरमा वाला, है ना। तो अ वॉशिंग पाउडर, इसका मतलब इस पाउडर को यूज करके वॉश किया जाता है ना। यानी कि हिंदी में इसका अर्थ आता है एक धुलने वाला पाउडर। धुलने वाले पाउडर को इंग्लिश में डिटर्जेंट बोलते हैं। आई होप आप सबको पता होगा। एक वॉशिंग पाउडर का एग्जांपल आपको पता है, ये व्हील है, टाइड है, कितने वॉशिंग पाउडर हैं जिन्हें डिटर्जेंट भी बोलते हैं, है ना। देन स्माइलिंग फेस, ये देखिए हमने पहले भी देखा, है ना। अब जो है इसके दो मतलब भी निकल सकते। एक तो जो पहले वाले सेंटेंस में हमने इसका मतलब निकाला था, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, है ना। तो इसका मतलब वो चेहरा जो है वो मुस्कुरा रहा है। और इसका एक और मतलब होता है एक मुस्कुराने वाला चेहरा, है ना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा लोग मास्क लगाते हैं, फेस मास्क, है ना, अलग अलग कार्टून्स के, जिसमें मिकी माउस का जो स्माइलिंग फेस होता है, स्माइलिंग मास्क होता है ना। आप फेस मास्क भी बोल सकते हैं, है ना। तो उसके सेंस में आप इसको लिख सकते हैं, स्माइलिंग फेस एक मुस्कुराने आने वाला चेहरा। ओके, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो थे मैंने आपको बता दिया।
इस पर्टिकुलर थॉट ग्रुप के। अब हम अगले थॉट ग्रुप पे बढ़ेंगे जो कि पांचवा हमारा थॉट ग्रुप है। बिल्कुल सिमिलर जो हमने अभी थॉट ग्रुप पढ़ा है उसी से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, स्लाइट डिफरेंस, है ना, जिससे काफ़ी ज़्यादा उसका जो अर्थ है वो बदल भी जाता है। अभी पर्टिकुलर जो हम थॉट ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहले आर्टिकल वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो हम इसको बोलते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म, है ना। V3 भी मैं इसको लिख के डिनोट कर सकता हूं, आर्टिकल वर्ब थर्ड एंड आपका नाउन, है ना। अब देखिए वर्ब थर्ड जो है ये वर्ब का एक और दूसरा रूप हो गया, तीसरा रूप जो जिसे मैंने यहाँ पे वर्ब थर्ड लिखा है वर्ब का तीसरा रूप होता है। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ये भी एक पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि वर्ब का वह रूप जो एडजेक्टिव के रूप में यानी कि विशेषण के रूप में काम कर रहा हो। यानी यहाँ पे जो वर्ब आने वाला है वो नाउन की विशेषता या बुराई बताने वाला है ना। और हमेशा याद रखिएगा एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का आना तय है ना। अगर किसी सेंटेंस में हिंदी में एडजेक्टिव और नाउन है तो आप दोनों को साथ में रखेंगे, है ना। तो आर्टिकल वर्ब थर्ड प्लस नाउन। अब आर्टिकल आपको पता ही है, एक ए एन और द, और बाकी वर्ब थर्ड के भी आप एग्जांपल्स देखेंगे। ब्रोकन, देखिए ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। अब ब्रोकन और ऐसे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लेने वाला हूँ ना जो आपके डेली लाइफ में आपको सुनने को डेफिनेटली मिलते होंगे, है ना। अब ब्रोकन हार्ट, एक इसका मतलब होता है एक टूटा हुआ दिल। अच्छा, अगर हमने बोला होता अ ब्रेकिंग हार्ट, इसका मतलब एक टूटता हुआ दिल, यानी ऐसा दिल जो टूट रहा हो, है ना। लेकिन अगर हमने बोला है अ ब्रोकन हार्ट यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि क्रिया जो है, जो क्रिया हो रही है यहाँ पे वो हो चुकी है। अ ब्रोकन हार्ट यानी ये जो दिल है ना ये टूट चुका है ना। तो एक टूटा हुआ दिल या एक टूट चुका दिल, दोनों मतलब इसका हो सकता है ना। हिंदी में लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं, सेंस वही रहेगा, है ना। तो हमेशा इंग्लिश के सेंस को समझने की कोशिश करिएगा। थॉट ग्रुप का सीधा मतलब यही होता है ना। ब्रोकन हार्ट, अच्छा हार्ट के जगह अगर मैंने कर दिया चेयर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक टूटा हुआ कुर्सी या टूटी हुई कुर्सी, राइट। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके डेली लाइफ में सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अननोन फैक्ट, अननोन फैक्ट यानी फैक्ट मतलब होता है सच या तथ्य, एक ऐसा तथ्य जो नोन है, नोन मतलब जानना होता है, नोन मतलब जानना और नोन मतलब जाना हुआ, यानी ऐसी चीज जो सबको पता है ना। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा एक सच जो जग जाहिर, जग थोड़ा सा इसको जग जाहिर है ना। एक सच जो जग जाहिर है, अनोन फैक्ट, है ना, इसका अर्थ होता है। हिंदी में तरह तरह से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं, अनोन फैक्ट। इसके बाद से क्रिएटेड स्टोरी, स्टोरी यानी कहानी, क्रिएटेड स्टोरी यानी गढ़ी हुई, क्रिएट मतलब होता है गढ़ना बनाना, है ना। तो एक गढ़ी हुई कहानी, क्रिएटेड स्टोरी का मतलब होता है एक गढ़ी यानी बनाई हुई कहानी, गढ़ी हुई
कहानी, है ना, एक गढ़ी हुई कहानी, अ क्रिएटेड स्टोरी। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। अ क्रिएटेड स्टोरी। इसके बाद से आप देखिए डाइड, डाइड एनिमल। अब देखिए एन यहां पे नहीं लगा, क्यों? क्योंकि अ के तुरंत बाद डी से शुरू होने वाला शब्द है, जबकि यहां पे एनिमल है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ए के बाद यानी आर्टिकल ए के बाद अगर कोई शब्द है जो ए ई आई ओ यू से शुरू होता हो और प्रोनाउंसिएशन भी उसका वॉवेल से यानी अ से लेके अ तक के बीच में से शुरू होता हो, तभी इसको एन में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज इसको अ ही रहने देते हैं। तो अ डाइड एनिमल यानी कि एक मरा हुआ यानी मर चुका, यानी मरने की जो क्रिया है, मर चुका जानवर या मरा हुआ जानवर। डेड, डाइड एनिमल, ये डेड है। अच्छा, डेड का मतलब ये होता है मरा हुआ और डाइड का मतलब होता है मरा हुआ, है ना, अ डाइड एनिमल। देन कुछ और एग्जांपल है आपके, अ लॉस्ट बॉय, कुछ और जैसे वॉलेट, है ना। अगर मैं अ लॉस्ट बॉय का मतलब निकालूं तो होता है एक गायब हो चुका लड़का, 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 डोंट थिंक इट्स लड़की, इट्स लड़का। ओके, एक गायब हो चुका लड़का। लॉस्ट डॉट लॉस्ट गर्ल हो जाता तो गायब हुई लड़की हो जाता। लॉस्ट वॉलेट का मतलब हो जाएगा एक गायब बटुआ, गायब हो चुका या गायब बटुआ। हाँ, वॉलेट का हिंदी अर्थ होता है बटुआ। ओके, कुछ और एग्जांपल्स हैं लॉस्ट वॉलेट। अब जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं ना उसका हिंदी आप बोलने की कोशिश करें, इसके साथ साथ जो भी मैं लिखूं उनका हिंदी आप तुरंत बोलने की कोशिश करें। अ लॉस्ट वॉलेट के बाद से अ लॉस्ट होप, होप मतलब होता है आशा। क्या हो जाएगा हिंदी अर्थ? एक खोई हुई आशा, है ना, उम्मीद भी बोलते हैं। एक खोई हुई उम्मीद यानी खो चुकी उम्मीद, खो चुकी आशा, है ना, अ लॉस्ट होप। देन फॉलिन, फॉल का थर्ड फॉर्म होता है फॉलिन, फॉलिन ट्री यानी एक गिरा हुआ पेड़। अच्छा, गिरा हुआ पेड़ है तो अ फॉलन ट्री। अगर गिरा हुआ आदमी होता है तो डिस्गस्टिंग बोलते हैं, डिस्गस्टिंग मैन, है ना, एक गिरा हुआ आदमी। अभी आगे देखेंगे एक, अब मैं हिंदी में भी बोलता हूं, आप इसकी इंग्लिश बताएंगे, है ना। एक सूखी हुई पत्ती, क्या हो जाएगी इंग्लिश? मेरे साथ बोलेंगे, और ड्राइड, ड्राइड मतलब होता है सूखा हुआ, है ना, सूख चुका, सूखा हुआ, ड्राइड लीफ, पत्ती, है ना। पत्तियां होता तो लीव्स हो जाता, है ना, लेकिन तब एक यहां पे नहीं लिखते, है ना। अब देखेंगे एक फूला हुआ इसको आ ही पढ़िएगा, है ना, फूला हुआ पेट, तो क्या हो जाएगी इंग्लिश? फूले हुए पेट को ना ब्लोटेड बोलते हैं, ब्लोटेड स्टमक, ब्लोटेड बेली या स्टमक। अच्छा, एक
बिगड़ा या बिगड़ैल लड़का, यानी ऐसा लड़का जो बिगड़ा हुआ हो, बिगड़ैल हो, खराब हो, गंदा लड़का हो, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक बिगड़ा हुआ लड़का। स्पॉइल मतलब होता है बिगड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा? अ स्पॉइल्ड बॉय, स्पॉइल्ड बॉय, एक बिगड़ा हुआ लड़का। ठीक है, यहाँ पे ई सिंगल है ना? अ स्पॉइल्ड बॉय, एक बिगड़ा हुआ लड़का। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। एक बिगड़ा हुआ लड़का हो गया। ओके, एक घायल शेर। आप लोगों ने सुना होगा ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? हर्ट, शेर की इंग्लिश लॉयन। टाइगर मतलब तो आपको पता ही है, बाघ। हर्ट लॉयन, हर्ट टाइगर भी बोल सकते हैं। फिर एक बदला हुआ चेहरा, इसकी इंग्लिश सिंपल सी बात है, एक की इंग्लिश तो अ रहेगा, बदला हुआ, बदलने का इंग्लिश क्या होता है? चेंज। ईडी लग गया, चेंज्ड। चेंज मतलब एक बदला हुआ। चेहरा का इंग्लिश फेस, एक बदला हुआ आदमी, चेंज्ड मैन, है ना? आप फेस को जगह, फेस की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, चेंज मैन, एक बदला हुआ आदमी, एक बदली हुई तस्वीर, चेंज्ड फिगर या चेंज्ड इमेज, है ना? अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे। एक रंगा हुआ शरीर। आप क्रिकेट देखते होंगे, जो क्रिकेट लवर्स होते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं, वो अपने शरीर पे या गाल पे इंडियन फ्लैग या फिर जो जिस भी पर्टिकुलर टीम को वो अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, उनके जो भी लोगो होते हैं या उनका झंडा होता है, उसे वो अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे रंग लेते हैं। तो एक रंगा हुआ शरीर, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? कलर्ड बॉडी, कलर्ड बॉडी, यानी एक रंगा हुआ शरीर। ठीक है, फिर इंग्लिश में मैं लिखूंगा, आपको अब इसके हिंदी बताने हैं, है ना? अ थ्रोन ब्रेड, क्या हो जाएगा हिंदी? यस, एक फेंका या फेंकी, फेंका हुआ ब्रेड। ब्रेड का हिंदी में हो जाएगा क्या? चपाती, रोटी, कुछ भी बोल लीजिए, है ना? चपाती। वैसे रोटी की इंग्लिश में टॉर्टिलास बोलते हैं, है ना? एक और एग्जाम्पल, अ गिवन, GIVEN, अ गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म, अ गिवन प्रॉमिस। तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी? हाँ, एक दिया हुआ वादा या फिर किया हुआ वादा, दोनों मतलब होता है इसका, है ना? एक दिया हुआ वादा या किया हुआ वादा, अ गिवन प्रॉमिस, कमिटेड प्रॉमिस। ठीक है जी, वैसे ही देखिए, अ टेकन ओथ। ओथ मीन्स क्या होता है? ओथ मतलब होता है आपका शपथ, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा एक लिया हुआ शपथ। फिर अ क्लीन्ड डिश, यानी एक साफ या धुला हुआ, साफ किया हुआ, या साफ किया गया या साफ किया हुआ भी बोल सकते हैं, साफ किया गया बर्तन।
देखिए अंग्रेजी के सेंस को पकड़ना पड़ेगा, है ना। क्लीन डिश का कई मतलब हो सकता है, एक साफ किया हुआ बर्तन, एक साफ किया गया बर्तन, या एक साफ बर्तन, है। अ क्लीन फिश डिश, सॉरी। ओके, देन वन लास्ट एग्जाम्पल, अ लॉस्ट गेम। लूज का थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट, है ना। लूज का मतलब होता है हारना या गायब कर देना, कोई चीज गायब हो जाना। उसी तरह लॉस्ट का मतलब हो जाएगा एक हारी हुई बाजी या गेम, खेल भी बोल सकते हैं, एक हारा हुआ खेल, है ना। अ लॉस्ट गेम। आई होप आपने आज बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्रैक्टिस की होंगी। आगे की कुछ वीडियोस में हम ऐसे ही थॉट ग्रुप्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे और नई चीज़ें सीखते रहेंगे। जितने भी थॉट ग्रुप्स मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं वो सारे के सारे आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और सही समय पे आपको याद नहीं आते हैं। आपको सही समय पे ये सारी चीज़ें याद आए ताकि आप अच्छे से बोल पाएँ और बिना किसी रुकावट के आप बोल पाएँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इन्हें शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, जितना हो सके इन्हें मेमोराइज करें, अपनी तरफ से भी, अपने मन से भी ऐसे कुछ थॉट ग्रुप्स जो इस तरह के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड हों उनको सोचें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आपको सिंपली बस नाउन बदलना है, वर्ब के फॉर्म्स बदलने हैं और आपको एक नया थॉट ग्रुप मिल जाएगा। काफ़ी इजी है, ये बहुत आसान भी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। इसको ध्यान दीजिएगा और इसको पढ़िएगा। आगे जाके हम जितने भी बड़े बड़े सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने वाले हैं या प्रैक्टिस करने वाले हैं उस समय इसका बेनिफिट आपको नज़र आएगा और आपको समझ में आएगा कि ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Thank you very much. Do subscribe this channel, like this video, share if you want, share to those friends, उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक है। सप्ताह में 2 दिन हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं, आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।